नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला की जो सीरीज में गांधार शैली। तो आइए मित्रों देखते हैं गांधार शैली में की विशेषता क्या क्या है। कुषाण काल में उत्तर पश्चिम प्रदेश गांधार व उससे मिले हुए पश्चिम पंजाब में गांधार शैली का विकास हुआ। यहाँ याद करवाएंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग। यहाँ पढ़ाया नहीं, रिवीजन नहीं, यहाँ पहले याद करवाया जाता है, इसके बाद प्रक्रिया आती है रिवीजन की। याद ही नहीं रहेगा तो क्या रिवीजन करोगे यार। गांधार शैली का विषय सर्वथा बौद्ध धर्म था, जबकि शैली यूनानी दिखाई देती थी। यहाँ से प्रश्न आएगा मित्रों, गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। गांधार शैली का जो है गांधार की शैली क्या थी? यूनानी शैली दिखाई देती थी। गांधार शैली में कौन सी शैली दिखाई देती थी? यूनानी शैली दिखाई पड़ती थी। गांधार शैली में किसका प्रभाव दिखाई पड़ता था? यूनानी शैली का प्रभाव दिखाई देता था। गांधार शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता था? यूनानी शैली का प्रभाव दिखाई देता था। गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। गांधार शैली का विषय बराबर बौद्ध धर्म। गांधार शैली के विषय बराबर बौद्ध धर्म। गांधार शैली पर किसका प्रभाव दिखाई देता था? यूनानी शैली का। गांधार शैली पर किसका प्रभाव दिखाई देता था? यूनानी शैली पर। विदेशी विद्वान ने गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न कई बार यहाँ से बना है मित्रों। गांधार शैली को कहते हैं, दे देगा विकल्प में ग्रीको, बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक, इंडो हेलेनिस्टिक कला, इनमें से कोई एक दे देगा। तो गांधार शैली बराबर ग्रीको शैली। गांधार शैली बराबर ग्रीको शैली। गांधार शैली बराबर ग्रीको शैली। गांधार शैली बराबर बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक शैली। गांधार शैली बराबर बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक शैली। गांधार शैली बराबर बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक शैली। गांधार शैली बराबर इंडो हेलेनिस्टिक कला। गांधार शैली बराबर इंडो हेलेनिस्टिक कला। गांधार शैली को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीको नाम से जानते हैं, बुद्धिस्ट इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है मित्रों। आगे, गांधार शैली का क्षेत्र पेशावर, सिंध, काबुल घाटी व पंजाब माना गया है। गांधार शैली का क्षेत्र कहाँ कहाँ माना गया है? पेशावर, सिंध, काबुल, पंजाब माना गया है। गांधार शैली का क्षेत्र कहाँ कहाँ माना गया है? पेशावर, सिंध, काबुल घाटी, पंजाब माना गया है। गांधार शैली का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक माना गया है? पेशावर, सिंध, काबुल, पंजाब माना गया है। गांधार शैली का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक माना गया है? पेशावर, सिंध, काबुल घाटी, पंजाब माना गया है। आगे चले मित्रों। गांधार शैली की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लीथर ने की। गांधार शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? डॉक्टर लीथर ने की। गांधार शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? डॉक्टर लीथर ने की। गांधार शिल्प की खोज किसने की? डॉक्टर लीथर ने की। गांधार शिल्प की खोज किसने की? डॉक्टर लीथर ने की। इसकी स्पष्ट व बृहद रूप किसने दिया? कार्टिन्स ने दिया। गांधार शिल्प का स्पष्ट व बृहद रूप किसने दिया? कार्टिन्स ने दिया। गांधार शिल्प का स्पष्ट व बृहद रूप किसने प्रस्तुत किया? कार्टिन्स ने प्रस्तुत किया। गांधार शिल्प का स्पष्ट व बृहद रूप किसने दिया? कार्टिन्स ने दिया। आगे, गांधार शैली में शिल्प के निर्माण हेतु काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यहाँ से आया है कई जगह। गांधार शैली में शिल्प निर्माण हेतु किसका प्रयोग किया गया है? तो काले स्लेटी पत्थर का। काले स्लेटी पत्थर का। काले स्लेटी पत्थर का। गांधार शैली में, गांधार शिल्प में निर्माण के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। गांधार शैली में, गांधार शिल्प में निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है।
गांधार की कला मूर्तियों का विशाल भंडार कलकत्ता व लाहौर संग्रहालय में स्थित है। प्रश्न यहाँ से भी आता है। गांधार कला की मूर्तियों का संग्रह कहाँ है? कलकत्ता व लाहौर में है। गांधार कला मूर्तियों का विशाल भंडार कहाँ है? कलकत्ता व लाहौर में स्थित है। गांधार कला की मूर्तियों का विशाल भंडार कहाँ है? कलकत्ता व लाहौर संग्रहालय में है। गांधार कला की मूर्तियों का विशाल भंडार कहाँ है? कलकत्ता व लाहौर संग्रहालय में है। गांधार कला की मूर्तियों का विशाल भंडार कहाँ है? कलकत्ता व लाहौर संग्रहालय में है। MP पांडे जी, आप अच्छा, आपका जो है, जो आपने मॉडल टेस्ट किया है 101 सही हुआ था। नो डाउट बहुत अच्छा है। दरअसल जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, और जो TGT का लेवल आएगा उससे काफ़ी कम से कम 25 से 30% नीचे बिलो रहता है। तो लिहाजा आप सरप्लस में है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको, और तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि आप इसको जितना देख सकें एकदम कंसंट्रेट होकर, उतना अच्छी बात है। फिर आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। पिछला अगर कोई क्लास छूटा हो तो जाके देख लीजिए। आप ऐसा शेड्यूल बनाइए आप लोग कि 12 बजे तक, सुबह से लेके 12 बजे तक एक अलग शेड्यूल बनाइए। 12 से लेके जो भी रात्रि तक पढ़ते हो, 12 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे रात तक एक अलग शेड्यूल बनाइए। 2 पार्ट में डिवाइड करिए। लेकिन सुबह एक काम जरूर करिए, जो भी लोग नोट्स बनाए हुए 1 घंटा से 2 घंटा जरूर उसको याद किया करिए, 2 पन्ना 4 पन्ना जो भी हो सके, हैं, क्योंकि वो आपका की पॉइंट है। हालांकि हम 1000-1200 क्वेश्चन जो की पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना है, आना है, आता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो सारा कन्फ्यूजन हम जो है सॉल्व करवा देंगे। लेकिन मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करिए। मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ दिखता है, लाइक लोग करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अगले दिन की पूरी तैयारी जो है इत्मीनान से करके और क्या बेहतर दें आप लोगों को, कैसे सुनाएं कि आपको याद हो जाए। ठीक, तो जो सब्सक्राइब ना किया हो कर लें। हम पूरा कोर्स फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। हम पूरा कोर्स वादा करते हैं कि याद करवाएंगे, पढ़ाना नहीं, याद करवा देंगे। आप लोग जुड़े रहिए, जो भी क्लास मिले आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। आइए आगे देखें। गांधार शैली में यूनानी कला व भारतीय भावात्मक के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। प्रश्न यहाँ से भी आता है, आया है। गांधार शैली में किसका मिश्रण दिखाई देता है? गांधार शैली में यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रण दिखाई देता है। गांधार शैली किसका मिश्रित रूप है? यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रित रूप है। गांधार शैली किसका मिश्रित रूप है? यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। गांधार शैली किसका मिश्रित रूप है? यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। आगे, गांधार शैली में बुद्ध के मुख पर मूंछों व बालों की गठन ग्रीकी ढंग से बनाया गया है। यहाँ से भी प्रश्न आया है। गांधार शैली में बुद्ध के मुख पर मूंछों व बालों की गठन किस ढंग से दिखाया गया है? तो ग्रीकी या यूनानी ढंग से दिखाया गया है। गांधार शैली में बुद्ध के मुख पर मूंछों व बालों की गठन किस ढंग से दिखाया गया है, या किस शैली से प्रभावित है? तो ग्रीकी ढंग से प्रभावित है या बनाया गया है। गांधार शैली में बुद्ध के मुख पर मूंछों व बालों की गठन किस ढंग से बनाया गया है? ग्रीकी ढंग से बनाया गया है। आगे, गांधार शैली में बोधिसत्व की प्रतिमाएं राजाओं जैसी बनाई गई है। गांधार शैली में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं कैसी बनाई गई हैं? राजाओं जैसी बनाई गई हैं। गांधार शैली में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं कैसी बनाई गई हैं? राजाओं जैसी बनाई गई हैं। गांधार शैली में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं कैसी बनाई गई हैं? राजाओं जैसी बनाई गई हैं। गांधार शैली के मित्रों, आइए कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। सिद्धार्थ का महाअभिनिष्क्रमण का दृश्य गांधार शैली से है।
सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण का दृश्य कहाँ से है? गांधार शिल्प से है। कुबेर व हरिति गांधार शिल्प से है। कुबेर व हरिति किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। कुबेर व हरिति किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। कुबेर व हरिति किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। बुद्ध जन्म का दृश्य किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। बुद्ध जन्म का दृश्य किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। तपस्वी गौतम बुद्ध किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। तपस्वी गौतम बुद्ध किसका उदाहरण है? गांधार शिल्प का उदाहरण है। सिद्धार्थ की पाठशाला गांधार शिल्प का उदाहरण है। बुद्ध का जन्म बुद्ध अवतरण गांधार शिल्प का उदाहरण है। विदेशियों को उपदेश देते हुए बुद्ध गांधार शिल्प का उदाहरण है। विदेशियों द्वारा विजय उत्सव। ठीक, आगे चले मित्रों। मथुरा शैली आ गया। एलटी की वैकेंसी आ चुकी है 27-28 से। कब से यार फॉर्म डाला जाएगा, हमने जैसे देखा न्यूज़ में। तो आप लोग लिहाजा ज़रूर जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। जब वहाँ जो है OTR पहले करवाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था हम लोगों के समय में। अब क्या क्या आ गया उसको ज़रा अपडेट आप लोग हो जाइए, करिए, चूकिए मत। हम एलटी का भी प्रैक्टिस सेट खूब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। आप लोग फॉर्म फिलअप करिए तो चलता रहेगा अनवरत। आइए मथुरा शैली देखते हैं। कुषाण राजाओं के समय गांधार की भांति मथुरा भी मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। कुषाण राजाओं के समय गांधार की भांति मथुरा भी मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। गांधार अच्छा, मथुरा किसका एक प्रमुख केंद्र था? मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा किसका प्रमुख केंद्र था? मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा किसका प्रमुख केंद्र था? मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। आगे, मथुरा एक ऐसा मूर्तिकला केंद्र रहा जिसमें विभिन्न धर्मों से संबंधित शिल्प बनाए गए, जिनमें बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि हैं। मथुरा में कितने धर्मों का समावेश है? 3 धर्मों का समावेश है। मथुरा मूर्तिकला में कितने धर्मों का समावेश है? 3 धर्मों का समावेश है। त्रिवेणी, हाँ बोलो। 3 धर्मों का संयोग कहाँ मिलता है? मथुरा में मिलता है। और कहाँ मिलता है बताइएगा? एलोरा में मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे वाले बहुत तेज हो गए हो यार तुम लोग। किसका नाम बुद्ध हो? अच्छा, तुम्हारा नाम। और तेज सबसे ज्यादा हो। मथुरा में कितने धर्मों का समागम है? 3 धर्मों का समागम है, जैन, बौद्ध, वैष्णव। आगे, मथुरा शिल्प में ही भगवान बुद्ध का साकार रूप श्रेष्ठ ढंग से आया। आगे चलिए। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय मुख्यतः बौद्ध ही रहा। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय क्या था? बौद्ध था। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय क्या था? बौद्ध था। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय क्या था? बौद्ध था। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय क्या था? बौद्ध था। मथुरा शैली की कुषाणकालीन मूर्तियों का विषय क्या था? बौद्ध था। मथुरा शैली के मूर्तियों में लोक जीवन का प्रभाव अधिकता से दिखाई देता है। मथुरा शैली में लोक जीवन की मूर्तियों की बहुतायत से दिखाई देता है। मथुरा शैली में लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां दिखाई देती हैं, ऐसे याद करो यार। मथुरा शैली में लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां अधिक दिखाई देती हैं। मथुरा शैली में लोक जीवन से संबंधित मूर्तियां अधिक दिखाई देती हैं। आगे, ओह
आगे मित्रों, मथुरा की मूर्तियां सफ़ेद, चित्तीदार, लाल, रवादार पत्थर से बनाई गई, जो सीकरी व भरतपुर आदि खानों से निकाला जाता था। मथुरा की मूर्तियां कैसे थीं? मथुरा की मूर्तियां कैसे थी? सफ़ेद, चित्तीदार, लाल पत्थर से बनाई गई थी। मथुरा की मूर्तियां कैसे थी? सफ़ेद, चित्तीदार, लाल पत्थर से बनाई गई थी। मथुरा की मूर्तियां किस प्रकार की थीं? किससे बनाई गई थी? सफ़ेद, चित्तीदार, लाल पत्थर से बनाई गई थी, रवादार बलुआ पत्थर से। मथुरा की मूर्तियां सफ़ेद, चित्तीदार, लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। मथुरा की मूर्तियां सफ़ेद, चित्तीदार, लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। मथुरा की मूर्तियां सफ़ेद, चित्तीदार, लाल रवादार पत्थर से बनाई गई थीं। ये कहाँ से प्राप्त होता था? उस समय सीकरी व भरतपुर आदि खानों से निकाला जाता था। आगे चलिए। कुषाणकालीन बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की मूर्तियों में अधिकांश मूर्तियां खड़ी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनता है। कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की मूर्तियां अधिकांशतः कैसी बनी है? खड़ी बनी है। कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की मूर्तियां अधिकांशतः कैसी बनी है? खड़ी बनी है। कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की मूर्तियां किस प्रकार से बनी है? खड़ी बनी है। कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की मूर्तियां किस प्रकार से हैं? खड़ी हैं। आगे, मथुरा शिल्प का बोधिसत्व मैत्रेय का एक त्रिमूर्ति शिल्प मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन सा सुरक्षित है मथुरा संग्रहालय में? बोधिसत्व मैत्रेय का। आगे चलें। सारनाथ के संग्रहालय में बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा 8.5 फीट ऊंची है, जिसे सीकरी से उपलब्ध बलुआ पत्थर सैंड स्टोन से निर्मित किया गया है। सारनाथ के संग्रहालय में बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा की लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 8.5 फीट है। सारनाथ संग्रहालय में बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 8.5 फीट है। सारनाथ के संग्रहालय में बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा कितनी ऊंची है? 8.5 फीट ऊंची है। ये कहाँ से निर्मित किया गया था? सीकरी से उपलब्ध बलुआ पत्थर सैंड स्टोन से निर्मित किया गया है। सीकरी से उपलब्ध बलुआ पत्थर सैंड स्टोन से निर्मित किया गया है। आगे चलें। मथुरा शैली के कुछ शिल्प हाथी दांत पर बने हुए भी प्राप्त हुए हैं। यह शिल्प अमरावती की शैली से अधिक समानता रखते हैं। मथुरा शैली के कुछ शिल्प हाथी दांत पर बने हुए भी प्राप्त हुए हैं। मथुरा शैली के कुछ शिल्प किस पर बने हुए प्राप्त हुए? हाथी दांत पर बने हुए प्राप्त हुए। मथुरा शैली के कुछ शिल्प किस पर बने हुए हैं? हाथी दांत पर बने हुए हैं। मथुरा शैली के कुछ शिल्प किस पर बने हुए हैं? हाथी दांत पर बने हुए हैं। मथुरा शैली के कुछ शिल्प किस पर बने हुए हैं? हाथी दांत पर बने हुए हैं। इनकी समानता किससे है? अमरावती की शैली से है। इसकी समानता किससे मिलती है? अमरावती से मिलती है। इसकी समानता किससे मिलती है? अमरावती शैली से मिलती है। तो कट जाता है यार। मथुरा नगर के पश्चिम में कंकाली टीला नामक स्थान जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से भी प्रश्न आया मित्र। कंकाली टीला नामक स्थान कहाँ है? मथुरा में है। कंकाली टीला नामक स्थान कहाँ है? मथुरा में है। कंकाली टीला नामक स्थान कहाँ है? मथुरा में है।
कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। कंकाली टीला, मथुरा का कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। मथुरा कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ खुदाई में अनेक जैन मूर्तियाँ मिली। मथुरा की इन मूर्तियों में ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली। कंकाली टीला से कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली? कंकाली टीला मथुरा से कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली? कंकाली टीला मथुरा से ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर आदि की प्रतिमाएं मिली। कंकाली टीला मथुरा से किसकी प्रतिमाएं मिली? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर की प्रतिमाएं मिली। मथुरा कंकाली टीला से किस तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर की मूर्तियां मिली। प्रतिमा कहने में थोड़ा दिक्कत है, मूर्ति बोल दिया करो सीधे सीधे। मथुरा कंकाली टीला में किसकी मूर्तियां मिली? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर आदि की मूर्तियां मिली। मथुरा कंकाली टीला में किसकी मूर्तियां मिली? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर की मिली। मथुरा कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। मथुरा कंकाली टीला क्या था? जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ खुदाई में जैन मूर्तियां मिली थी। कंकाली टीला में क्या प्राप्त हुआ था? क्या मिला था खुदाई से? जैन मूर्तियां मिली थी। मथुरा कंकाली टीला में खुदाई से क्या मिला था? जैन मूर्तियां मिली थी। मथुरा कंकाली टीला में क्या मिला था? जैन मूर्तियां मिली थी। ऐसे जब आप तोड़ के पढ़ेंगे मित्रों ना, तो सटीक आपको याद होगा। जब प्रश्न आएगा आप हल कर ले जाएंगे। पूरा लाइन पढ़ने के चक्कर में एक साथ याद करेंगे तो कभी नहीं याद होगा। इसका देखो, इसको तोड़ दो, इसकी सर्जरी कर दो, छोटा छोटा पार्ट कर दो, याद हो जाता है। पढ़ाई का असली मेथड यही है, अपने टॉपिक को तोड़ के पढ़ लो तो याद हो जाएगा। कुषाण आगे मित्रों, कुषाण कालीन इस मथुरा शैली की मूर्तियां और आंध्र काल के मूर्त शिल्पों से ही भारत में मूर्तिकला का स्वर्ण युग आरंभ होता है, जो गुप्त काल में पहुंचते पहुंचते अपनी चरम अवस्था को प्राप्त होता है। कोई खास नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। कुषाण कालीन इस मथुरा शैली की मूर्तियां और आंध्र काल के मूर्त शिल्पों से ही भारत में मूर्तिकला का स्वर्ण युग का आरंभ होता है। भारत में मूर्तिकला का स्वर्ण युग का आरंभ कहाँ से होता है? कुषाण कालीन मथुरा शैली की मूर्तियां और आंध्र काल की मूर्ति शिल्प से ही मूर्तिकला का स्वर्ण युग शुरू होता है भारत में। भारत में मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहाँ से आरंभ होता है? स्वर्ण युग का किसको माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण का स्वर्ण युग कहेंगे तो गुप्त काल हो जाएगा। लेकिन आरंभ कहाँ से होता है? मथुरा शैली की मूर्ति और आंध्र काल के मूर्ति शिल्पों से होता है मित्रों। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा स्थापत्य कला चल रहा है, और जो स्थापत्य कला न देखे हों जाके पिछला जो है बन गया है स्थापत्य तथा मूर्ति कला के नाम से। मित्रों जब भी आप लोग देखिए तो ज़रूर जो है लाइक कर दिया करिए, उससे हौसला बढ़ता है। आप सभी से निवेदन है कि हम यहीं आपको पूरा तोड़ के मरोड़ के समझा के फिर आपको रेडी करेंगे। और प्रैक्टिस सेट तो आप निश्चिंत रहिए, इतना प्रैक्टिस सेट याद करवा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं समय देने के लिए। मित्रों LT की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म शायद 27-28 कब से भरा जाएगा देख लीजिएगा, कि 18 से जाके देख लीजिएगा और डाल दीजिएगा। तैयारी हम कराएंगे, याद हम कराएंगे, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को।